हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, ये आपकी रीट लेवल फर्स्ट जो मेन एग्जाम इससे पहले हुई ना, ये उसका सिलेबस है। ये शॉर्ट में डिटेल अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए। देखिएगा, एक्चुअल में क्या किया, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया था ये पेपर, इससे पहले जो फरवरी 2023 में हुआ। देखो, वर्तमान की बात की जाए, अभी तो रीट का पेपर हुआ है, तो इसकी ये आंसर की आएगी करीबन 15 मार्च के लगभग। फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी, यानी जिसे फाइनल आंसर की कहेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट। फिर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आएगा, तब जाके मेरा एग्जाम होगा। लेकिन ऑलरेडी एक बार हो चुका है ये फरवरी 2023 में। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। उसमें आपके 150 क्वेश्चन बने थे, यानी ऐसे कह सकते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये शॉर्ट में सिलेबस है, साथ ही साथ आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे इन टॉपिकों से। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा, ओवरऑल समझा दूँ आपको कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेन एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस प्रकार ये 300 का पूर्णांक हो जाता है। 2.5 घंटे का समय दिया गया था। आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 सही करते हैं, वो बराबर हो जाता है। अब देखिएगा कि ये आपके में भाग दे रखे हैं, टोटल 6 भाग हैं। अगर हम 1 और 2 और 5 और 6 की बात करें तो ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का समान होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चनों को लेकर यहाँ पे थोड़ा अंतर आएगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखिएगा, लेवल फर्स्ट में फर्स्ट भाग में देखा जाए तो प्रॉपरली राजस्थान जी के, आप ध्यान से देखेंगे इसे तो देखिएगा इसमें प्रॉपरली राजस्थान जी के, ठीक है। तो इससे 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ा हुआ है, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। तो इस प्रकार 53 से 54 क्वेश्चन आपके हैं, केवल राजस्थान जी के से ही पूछे जाते हैं। अब हम प्रत्येक भाग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट भाग में तो केवल 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो इस प्रकार 100 का अंक का ये मैटर हो गया। फिर इसके अलावा ये सेकंड भाग है, इसमें आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन और जो RT एक्ट 2009 है, जैसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोलते हैं 2009, इसे RT एक्ट बोल देते हैं 2009। और राजस्थान की जो समसामयिक की होती है ना, उससे इस प्रकार 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। अब ये विद्यालय विषय का मैटर ये होता है कि ये 10th तक जो पढ़ के आए ना आप क्लास तक, वो है। जैसे हिंदी की ग्रामर से 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन है, ग्रामर से ही। गणित की, ये गणित है ना, ये आपकी पात्रता में था ना रीट में 2024 में, 24-25 की परीक्षा हुई है, तो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बाकी सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें एक 2 टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको देखने को, बाकी सब चीज़ सेम है। सामाजिक अध्ययन अलग से पढ़ना होगा, यहाँ पे 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये सब्जेक्टिव है, ये जो 10 तक पढ़ के आए। इसके अलावा ये शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब होता है जो टीचिंग मेथड बोलते हैं ना, ये पेडागोजी वही है। जैसे हिंदी की पेडागोजी, उससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लिश की, इसी प्रकार गणित की, फिर बाकी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इस प्रकार इनके 4-4 क्वेश्चन है टीचिंग मेथड से पूछे जाएंगे। इनके अलावा जो भी शैक्षणिक मनोविज्ञान है ना, जैसे आप साइकोलॉजी कह दीजिएगा, वो एक ही बात है, साइकोलॉजी कहिएगा, इसे ही मनोविज्ञान कह दीजिएगा, या CDP, वो एक ही बात है ये, ठीक है। इसे 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। एक आती है ICT, जैसे सूचना तकनीकी, यानी एक तरह से कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। टोटल करेंगे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 का पूर्णांक हो जाएगा। देखिएगा, 150 क्वेश्चन 300 मार्क और नकारात्मक अंकन होगा, और देखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट सिलेबस दे रखा है। अब देख लीजिएगा इन टॉपिकों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि देखा जाए इसमें देखिएगा, एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो अभी पात्रता अधिका देख रहे होंगे, तो देखिएगा उन्हें तो कम समझ में आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉपरली राजस्थान जी की ऐड की गई है। बाकी टॉपिक तो आपने पढ़ रखे हैं पात्रता में, जैसे ये वाले सभी, ये वाले सभी, ये वाले सभी। लेकिन ICT छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और एक शैक्षिक प्रदर्शन छोड़ दीजिएगा, और एक करंट अफेयर छोड़ दीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं। इनमें राजस्थानी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, बाकी सभी चीज़ें आप पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी आप देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है, यानी जो प्रशासनिक वर्गीकरण है इसमें इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो अनरिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ना, ये प्रकार नहीं है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनारक्षित वन, ये प्रकार में नहीं आते, यानी प्रशासनिक वर्गीकरण में ये नहीं आते। बाकी आरक्षित वन आते हैं, सुरक्षित वन आते हैं, अवर्गीकृत वन आते हैं, लेकिन आपके अनारक्षित वन नहीं आते, जिन्हें अनरिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था, चित्तौड़गढ़ के जो किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण है, किसने करवाया था? ये इन राजाओं के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से जो राजा भोज परमार थे, इन्होंने ये निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थानी लोक साहित्य री तीट सु हजरस का ही है, यानी ये बताना है ये क्या है। जैसे लोक कथा है, ख्याल है, पवाड़ा है, या आपका लोकगीत। तो ये आपकी रीदी दीट सु हजरस,
तो ये आपकी एक लोक गीत है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंबल बेसिन की जो खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे अवनलिकाएं कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेवेंस। तो ये निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अवनलिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। इसमें पूछा है कि राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण श्री नाम सु आख्यान काव्य कुड़ लिखो है, यानी कुड़ लिखो। तो ये आपका लिखा गया है, जिनका नाम हो जाएगा मेहुजी गोदरा द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे राजस्थानी भाषा से संबंधित, जो 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं ये पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में जो बालर कृषि है ये प्रकार किसका है? तो ये स्थानांतरित कृषि का है। ठीक है, जो आपकी जूमिंग कृषि कहलाती है ये, और ये संबंधित होती है जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें की जाती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान में भी बालर कृषि की जाती है। तो निश्चित तौर से उसे हम बालर कृषि को ही हम एक प्रकार मानते हैं स्थानांतरित कृषि का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर। ये पूछा था कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो आपके राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नहीं है, यानी इनमें से बताना है कि राम स्वरूप की जो कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो हो जाएगी दान कथावां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर। ये कह रहा है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद है किस राजपूत शासक की जो मनसब को कम कर दिया था, यानी उनकी तनख्वाह को कम कर दिया था? तो ये आपके राजा मान सिंह थे जयपुर वाले। ठीक है, इनकी तनख्वाह को यानी मनसब को कम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है एक फड़वाचन से संबंधित है, यानी जो भोंपे होते हैं राजस्थान के तो निश्चित तौर से वही फड़वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां है। ये कह रहा है कि कौन सी है जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है इनमें से? जैसे स्वांग है, ये तो होती है, रंबत भी होता है, ख्याल भी होती है, लेकिन जो ढाड़ी है ना वो नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 12 नंबर है कि आपकी जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से या उससे अधिक है वह किसी भी भाषा को समझ लेता है या समझ के साथ पढ़ भी लेता है और लिख भी लेता है, तो वो कहलाता है, वो साक्षर कहलाएगा। यही साक्षर की परिभाषा होती है जो आपके जनगणना में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 13वां है। इसमें पूछा गया है कि जो आपके जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है, यानी कहाँ पर है? तो ये कतरिया सर बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14वें नंबर। 14वें नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो उनकी स्थापना भी पूछी जाती है, वो किनके द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ये किसने की थी? तो ये की थी आपके कह सकते हैं त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में विस्तृत है, यानी फैली हुई हैं? तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये हाड़ौती पठार में कह सकते हैं, हाड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें फैली हुई है। तो उसमें हाड़ौती में ज़िले आते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो नीचे दो से यही 2 ऑप्शन दे रखे थे, झालावाड़ और कोटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है जो पूछा गया है। इसमें ये पूछा है आपसे ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके कह सकते हैं ट्रेंच कमीशन है, ये आपका हुआ था, आप ऐसे कह सकते हैं जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था ना उसमें ये कमीशन बना था। तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो वो आपका गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 17 से 22 मीटर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये आपके झालरापाटन में लगता है, झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो 19 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये यहाँ पर 19 नंबर छूट गया था। ये है कि बीसल देव रासो किड़ बहादुर काव्य है, यानी किस प्रकार का ये काव्य है? जैसे वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या प्रकृति काव्य है? तो ये आपका प्रेम काव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है जो पूछा है इस प्रकार, जो आपकी कजली तीज है वो त्यौहार है, मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर? ये कजली तीज है ना, ये बूंदी की फेमस है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है, वो इस प्रकार पूछा था कि भारत गौरव रील का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मान हीरा टिब्बा फिलिंदा ब्लैंक्स का प्रमुख खनन क्षेत्र था। तो ये आपकी खनन से संबंधित पूछा था, जहाँ पर खाना पाई जाती है उसमें किस चीज़ों का
बहुतायत से खनन होता है। तो निश्चित तौर से तो महानरेगा टिब्बा है, ये किस खनन क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा प्राकृतिक गैस से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 23वां है कि महिलाओं यानी महिला चित्रकारों कमरा एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी ये महिला चित्रकार थी कमरा और इलायची, तो ये आपके नाथ द्वारा राज संबंध है ना, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसकी विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो ये उदयपुर से संबंधित थी। कौन? कृष्णा राजकुमारी, जिसे बाद में जहर दे के मार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया था कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो बोराट का पठार बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां है, इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है तो वो कौन हो जाएंगे इसके? आपको हो जाएंगे गोगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो हम कहेंगे जो आर्किटेक्ट था ना, यानी शिल्पी को आर्किटेक्ट बोलते हैं, तो ये मंडल था। किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कह सकते हैं आर्किटेक्ट था ना, यानी प्रमुख शिल्पी, तो वो आपका मंडल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है आधिकारिक चारण शैली का या शैली का रचनाकार नहीं, यानी ये कह रहा है कि आधिकारिक चारण शैली का रचनाकार निम्न में से कौन नहीं है? तो वो गांडड़ शिवदास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सभी हो जाएंगे, जैसे श्रीधर व्यास है, वो चारण शैली की रचना कर रहे हैं, बादर डाड़ी है, बजे सेंसूरी है, ये सभी हुए हैं, लेकिन गांडड़ शिवदास नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, यानी कहाँ पर ये बोली जावे, यानी कहाँ बोली जाती है? तो वो ये हाड़ौती है कोटा बूंदी झालावाड़ इन्हीं जिलों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोटा बूंदी में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि राजस्थानी का जो तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेरापंथी संप्रदाय, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31वां है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, इनमें से बताना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से ऐसी कौन सी घास है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है? सीवड़ पाई जाती है, ठीक है, और इनके अलावा आपकी सालर पाई जाती है या नहीं पाई जाती? तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है तो सालर नहीं पाई जाएगी, सीवड़ पाई जाएगी, कराड़ा पाई जाएगी, धामड़ी भी, लेकिन सालर नहीं पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, जो होगा 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये कह रहा है सुंडा माता रोप वे है, ये जालौर में, ये बात सही है। मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोप वे है, ये उदयपुर में, ये भी बात सही है। बालाजी रोप वे है, ये सामोद जयपुर में है, ये भी बात सही है। सावित्री माता रोप वे है, वो सिरोही में नहीं है। तो कहाँ पर ये सिरोही में नहीं होगा, ये आपने नाम सुना होगा अजमेर में पुष्कर आता है, ये पुष्कर में संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्कर अजमेर से संबंधित है आपका, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, वहाँ पर सावित्री माता मंदिर रोप वे है, ये पुष्कर में अजमेर में, न कि ये सिरोही में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कथितर गद्य री पोती ओडो री आखिया था रचनाकार, यानी ये कथितर गद्य की कौन सी किताब है जिसमें ओडो री अकियाता रचनाकार था? तो इसमें से अगर देखा जाए इन सभी ऑप्शनों को, तो इसमें से नेम नारायण जोशी हो जाएंगे, इसके कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34वां है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये आपके जैसलमेर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है, ये इस प्रकार पूछा है कि बेली कृष्ण रुक्मणी री रचनाकार कौन है? यानी बेली कृष्ण रुक्मणी है, ये इसका रचनाकार कौन है? तो वो पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि आम व सुकोड़सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी ऐसी कौन सी बोली है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती? हाड़ौती बोली जाती है, बागड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है, लेकिन अवधी नहीं बोली जाती। अवधी तो आपके यूपी और कुछ बिहार का क्षेत्र है ना, वहाँ पर बोली जाती है। तो आप कह सकते हैं ये आपके ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तो काली मृदा जानी जाएगी, वो आपकी कह सकते हैं रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, और इनके अलावा इसे यही है काली मृदा है वो आपकी रेगुन मिट्टी के नाम से जानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा गया है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। यहाँ पर संभाग पूछा है तो संभाग पर उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो अलग आंसर होता है, लेकिन संभाग पूछा है तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, जो होगा 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो जो सावंत सिंह हैं वो आपके हो जाएंगे किशनगढ़ अजमेर से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा था कि राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी। तो ये आपकी राजस्थान की बात की जाए, वन नीति आपकी 2010 में लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो स्त्रियां हैं यानी फीमेल की बात हो रही है, जो बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। तो ये आपके कह सकते हैं सिर पर पहना जाता है बोरला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये कह रहा है बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, जहाँ से ओरिजिन होती है। तो हम जानते हैं ये खमनौर की पहाड़ी पाई जाती है राजसमंद में, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरखान क्या है। बरखान एक तरह से हम कहेंगे रेत के टीले होते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रखड़ी और टोटी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये महिला के गहने होंगे, बाकी पुरुषों के वस्त्र नहीं होंगे, स्वदेशी साफा ये कोई नहीं होंगे, ये महिलाओं के गहने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 45 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकूट कहा जाता है। तो ये आपकी होगी आर्ट सभ्यता है ना, जो उदयपुर में पाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं धूलकूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 46 नंबर, बीजा बांध बनाया गया है, ये आपकी कोटारी नदी है ना उस पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, वो वर्ष कौन सा था, वो 1948 था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गणेश और फिल इन द ब्लैंक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम करेंगे ये ताम्रयुगीन सभ्यता का एक कह सकते हैं संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीकानेर के निकट है संबरातल को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, यह कर्म स्थल माना जाता है किस लोक देवता का, किसको, संबरातल को। तो ये बीकानेर के पास है, तो ये जाना जाता है आपके अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी जाम्बू जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ की पन्नादाई वो गोरादाई को कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष कब में प्रस्तुत किया गया था। तो जेंडर बजट वर्ष ये घोषित किया गया था आपके 2012-13 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, यानी 52 नंबर का, राजस्थान में पुरातत्व और एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अगर हम शैक्षिक यानी एजुकेशनल की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एजुकेशनल एप्लीकेशन में किस विषय वस्तु यानी विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, ये निरुद्देश्य होनी चाहिए, ये गलत है। जटिल से सरल नहीं हो सकती, बाकी सीखने में अधिक समय लगने वाली हो तो ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, यानी ये बॉर्डर लाइन से संबंधित होते हैं। तो ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आएंगे आपके 4 जिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है। तो दुर्बल वर्ग में, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में, गरीबी रेखा से नीचे समूह, अलावा असुविधाग्रस्त समूह। यहाँ पे एक ई नंबर ऑप्शन बनाइएगा और उसे कीजिएगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर उपयुक्त सभी, यानी ये सभी सही है, क्योंकि पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले सकते आप, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले हो सकते हैं, विशिष्ट पिछड़े वर्ग में भी आने वाले हो सकते हैं, दुर्बल वर्ग में आ सकते हैं, अलावा असुविधाग्रस्त समूह के भी व्यक्ति हो सकते हैं। कौन, एसटी, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आपके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में, ये सभी कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। यानी हालांकि देखा जाए बोर्ड ने डिलीट किया था ये क्वेश्चन, पर इसका ऑप्शन नंबर प्रयोग सही हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनाना था, ऐसे
इनमें से नहीं है, कोई और ऑप्शन होता तो उस हिसाब से छाटती, लेकिन जो ओवरऑल है, जो उसने बनाया बोर्ड ने, उसे डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 56वां है, जो इस प्रकार पूछा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 फरवरी को 2023 को फिल इन द ब्लैंक्स में आयोजित किया गया था। तो ये आपके उदयपुर में कह सकते हैं आयोजित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 57वां है, 57, कि राजस्थान के खिलाड़ी जो धनंजय दर्जी थे, वो जो हाल में ही खबरों में रहे थे, वो किस खेल से संबंधित थे? दो धनंजय का खेल था वो फुटबॉल से खेल से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 नंबर है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो ये सरसों का निदेशालय स्थित है वो आपके भरतपुर में स्थित है, सीवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके सूरतगढ़, कह सकते हैं श्री गंगानगर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं आपके बीईओ, बीईओ को कहते हैं सीबीईओ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर हुआ, वो इस प्रकार पूछा था। ये कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप जो उदयपुर के किस झील में स्थित है? तो मगरा द्वीप उदयपुर में स्थित है, तो ये बाबा मगरा द्वीप बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये उदयपुर में है, किस झील से संबंधित है ये बताना है, या किस झील में स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा जयसमंद झील है ना उदयपुर की, उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था कि दिसंबर 2022 में किस ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर कृति थी, ये कृति भारती बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो एथलेटिक्स जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित किया गया पद्म श्री से। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम फिल इन द ब्लैंक सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए? तो निश्चित तौर से हम जानते हैं कि इसमें 3/4 यानी आप कह सकते हैं 3/4 का अगर आप 100% निकालेंगे तो वो 75% निकल के आएंगे। यानी आप एक सेंटेंस अलग जोड़ के ये भी कह सकते थे कि जो विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में कम से कम 75% सदस्य माता पिता और अभिभावक के रूप में होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को प्रारंभ किया गया है, तो ये इसमें पर्टिकुलर डेट पूछी थी, तो ये 29 जुलाई 2021 में प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? यह अच्छा क्वेश्चन था और ये 1965 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है जो पूछा गया था कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कह सकते हैं लोक कला मंडल फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है, तो ये निश्चित तौर से आप ही जानते होंगे ये जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है कि ये कह रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेकरा द्वारा पदक जीते गए थे, अब कितने जीते गए थे उसमें? तो 2 पदक जीते गए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये 2013 और 2014 में प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स के जिले में स्थित है? तो अंबिका माता का मंदिर है ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर उदयपुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो होगा 72 नंबर। ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है, यानी ये कहाँ पर कह सकते हैं आयोजन किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ओवरऑल देखा जाए राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है वो एक घूमरी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था?
तो ये संबंधित लिया था नौकायन, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सही विकल्प चुनिएगा। अधिगम क्या है? हम कहेंगे इनमें से कह सकते हैं, अगर इन ऑप्शनों को देखें तो ये एक इसमें सक्रिय तो पॉजिटिव है, बाकी निष्क्रिय नेगेटिव है, तो ये होगा नहीं। निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये भी नहीं कहेंगे हम। शांत रहना कोई लॉजिक नहीं होता इस चीज़ का अधिगम से, तो ऑप्शन नंबर पर हम एक पे जाएंगे, यानी ये सक्रिय प्रक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि राजस्थान की आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं? देखो आरटी एक्ट एक तो केंद्र द्वारा है, ठीक है, वो अलग है। इसी को ये 2009 वाला है, इसको फॉलो किया जाता है हर एक राज्य द्वारा। इसे कब लागू किया गया वो डेट पूछी जाती है उनमें, जैसे इसमें कितनी धाराएं थी और कितनी इसमें कह सकते हैं धाराएं और भाग थे, यानी भाग और धाराएं, तो वो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो राजस्थान में पूछा है कि राजस्थानी आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं थी। अगर राजस्थान की बात की जाए तो इसमें जो कह सकते हैं 10 तो भाग थे और 29 धाराएं थी, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है जो पूछा गया है, इसमें बताना है भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये संबंधित स्थित हो जाएगा बीकानेर से, डिजिटल आर्काइव, ठीक है, आर्किव बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें आर्काइव लिख रखा है, कोई बात नहीं, जैसा दे रखा है हम वैसे ही आंसर करेंगे, इसका बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। और 79 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 फिलिंदा ब्लैंक्स आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको लिए ये निर्धारित किया जाता है कि उन्हें कैसी आयु शिक्षा दी जाए, निःशुल्क और अनिवार्य, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण में फिलिंदा ब्लैंक्स तक नल का पानी उपलब्ध कराना है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2024, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 81 नंबर पूछा था कि जो अजय सिंह शेखावत हैं वो कैसे संबंधित है? तो ये आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, जैसे भारोत्तोलन बोलते हैं, इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सिर्फ अब इसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? यानी आप कह रहे हो कि जो आपकी ऑडियो विजुअल है, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके में किसका पालन करना चाहिए? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, यानी बच्चा उसे छू सके और जिससे कि वो अनुभव कर सके, फिर अमूर्त चीज़ों का उन्हें ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें पूछा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित थे तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत पद होंगे? हालांकि देखा जाए 120 पे 4 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 30 पे 1 पद होता है, 1 शिक्षक होता है, तो 60 पे फिर 2 हो जाएंगे, 90 पे 3 हो जाएंगे और 120 पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन अब जैसे ही आप है जब कह सकते हैं इसमें एक प्रिंसिपल भी बनाना होता है, यानी हेड मास्टर, तो नीचे तौर से ये 5 हो जाएंगे शिक्षक। जैसे ये 120 से ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 5 शिक्षक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके धौलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले में का शुभंकर हो जाएगा, यानी जालौर जिले का शुभंकर जीव कौन सा है वन्य जीव? तो आप देखेंगे जालौर में पाए जाते हैं भालू। कौन पाए जाते हैं? भालू पाए जाते हैं, तो भालू को ही हम रीच कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ऑपरेशन सरदवा का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंधित है जो भी सीमा सुरक्षा बलों से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि RSIC यानी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था, यानी किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके 1975 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर RTF 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होगा। अब इनमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखा जाए तो वो होगा 30:1 होगा, यानी ऐसे कह सकते हैं 30 स्टूडेंट होंगे और 1 शिक्षक होगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है जो पूछा गया है। इसमें आपको एक डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और आपको ये दे रखा है और इसे चेंज करना है। सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हम कहेंगे सी सेड टू देम, सही है ना, सी सेड टू देम, सी आस्क्ड देम, तो सी सेड टू देम। अब कह रहा है इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट्स, हम कहेंगे आर यू रेडी फॉर द इवेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब 90 इसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें 92 में पूछा है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की पहचान ये होती है, ये चेंजेबल होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जैसे mg तार का हवा में जलना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। यानी मरकरी का जो मरकरी तार है हवा में जलाएंगे तो ये निश्चित तौर से ये तो होगा नहीं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करने पर जो पीटी का मतलब प्लेटिनम तार का चमकना, निश्चित तौर से गर्म करेंगे चमकेगा, जैसे ही आप गर्म करना बंद कर देंगे तो वो नहीं चमकेगा, यानी पूर्व अवस्था में लौट आएगा। तो यही हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। बाकी है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कह सकते हैं जो भी अम्लीकृत कह सकते हैं जल का विद्युत अपघटन का मतलब हो गया, ये आपका संबंधित हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन से। बाकी है चूल्हे के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करेंगे तो कह सकते हैं दूधिया रंग हो जाएगा किसका, पानी का, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम देखेंगे इसमें से हमें भौतिक परिवर्तन पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ लिया ये क्वेश्चन। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जो आपके हिंदी के जो ग्रामर के 5 क्वेश्चन आते हैं ना, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रैंडमली पूछे, ये जरूरी नहीं है इसके बाद यही क्रम हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, नहीं है, अच्छा नहीं है। पुस्तक हो जाएगी जातिवाचक, पहाड़ भी हो जाएगा, लड़का भी हो जाएगा, लेकिन गंगा नदी पर्टिकुलर ये आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, तो यही नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ये मैथ का क्वेश्चन था, ये दे रखा यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसे एक्स को यहीं पर रखें रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई में तो ये बटे में पहुँच जाएगी, तो 2765 और बटे 395। आप एक काम कीजिएगा, इसे या तो ऐसी तरीके से कर सकते हैं, इसमें भाग देना पड़ेगा तो इसका 7 आएगा, या आप एक लॉजिक लगा सकते थे कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें कि ये संख्या जाए। हालांकि ये संख्या होगी नहीं क्योंकि बहुत बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है, 1/7 ये नहीं होगी क्योंकि ये और कम कर देगी 395 को, ये होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये अपने हिसाब से कर सकते थे इसे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग है अपचयोपचय अनुमापन यानी रेडॉक्स अनुमापन या रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहा है, यह प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। अगर राज्य में संसदीय सचिव तो इसको हम शपथ दिलाते हैं तो ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री दिलवा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, तो हम देखें ये सी ही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो, ठीक है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके रेखा कोण युग्म से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है, तो ए बी के समानांतर सी डी है, यानी इसके समानांतर ये वाली रेखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। आप एक ही काम कीजिएगा, जब ये समानांतर है ना तो हम इसके एक और समानांतर काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ऐसे खींच सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कोण आपको जेड जैसा नहीं लग रहा है क्या, उल्टी जेड जैसा ये, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे, ये एकांतर हो जाएंगे, यानी ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे वाले को देखिए कैसे कि इस कोण को आप ऐसे करके देखेंगे तो ये भी तो एक एकांतर कोण बनना है उल्टी जेड जैसा, तो ये 20 तो ये भी 20, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे 80 और 20 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से सकर्मक क्रिया नहीं है तो यानी अकर्मक होगी, जिसमें कर्म नहीं होता है वही तो अकर्मक होगी। अब इनमें से सभी ऑप्शनों को देख लेंगे। जैसे ये कह रहा है कि नौकर पानी भरता है, तो हमें क्या बतानी थी, कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है, तो वो अकर्मक है, इसमें तो कर्म है, ठीक है। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो निश्चित तौर से ये यहाँ पर भी कर्म है।
रमा हंसती है और सुधा फल खा रही है, तो सुधा है वो फल खा रही है, ये भी कर्म है, यहाँ पर ये भी कर्म था, ये कर्म था। तो रमा हंसती है ना, इसमें केवल कर्ता और क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है कि मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये कुड़की में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम, जो होगा 102 नंबर। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति थे, राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इनमें से जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो खाना खाकर जयपुर जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो खाना खाकर जा रही है, तो खाना और खाकर जयपुर जाएगी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का एक वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि आपको एक करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ये दे रखा है। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। ही हैड नॉट डन द वर्क, उसने कोई भी कार्य नहीं किया था। तो आप इसे ऐसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम, यानी उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया था, इस प्रकार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कोई कार्य नहीं किया गया था, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इस प्रकार पूछा था, ये कह रहा था कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप होगा, जगवाया है ना, तो गोविंद ने राम को जगवाया, तो ये हो जाएगा, इसमें प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, यानी गोविंद ने राम को जगवाया, तो इस प्रकार का सेंटेंस है वो प्रेरणात्मक वाक्य में आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन में निम्न में से किस रेखा चित्र में से दर्शाया गया है। यानी ये, हालांकि ये क्वेश्चन है आपके श्वसन से संबंधित है, जैसे कि ग्लूकोज में तो उसके विघटन से, जैसे वायवीय श्वसन का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट या अन्य चीज़ें खाते हैं तो नीचे तौर से पेट में जाएंगी, तो ये ग्लूकोज होता है ना, उसके विघटन के लिए जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो मिल के, ये कह रहा है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन में बनता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। जबकि ये कह रहा है वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन तो होगी, तो ये सेंटेंस गलत है। बाकी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का तभी बनेगा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। अब ये ऑप्शन ए और सी में से बचा है। अब ध्यान रखिए कि कभी भी हमारा जो ग्लूकोज मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्लूकोज है जब ऑक्सीजन से मिलता है ना, तो कभी भी एथेनॉल नहीं बना सकता, यानी दारू नहीं बना सकता, जो एल्कोहल बोलते हैं, तो ये तो बना ही नहीं सकता। ठीक है, और ठीक है, तो ये नहीं बना सकता, तो ये भी ऑप्शन गया, और ये ऑलरेडी हमने 3 ऑप्शन कट कर दिए, ए बी और डी, तो ऑप्शन नंबर पे सी बचेगा। यानी ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में चेंज होगा, फिर उसके बाद CO2 और जल बनाएगा और साथ में एनर्जी भी देगा, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बताना है कि PQ समानांतर RS, यानी इसके ये समानांतर है। अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x कहाँ पर है, ये वाली x ज्ञात करनी है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो कोण है ना, ये आपस में शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाते हैं ना, यानी जो कोण ये होता है उतना ये हो जाएगा, तो ये यहाँ पर रख लीजिएगा 3x - 20। तो आप देख लीजिएगा, अगर अगर एक रेखा है ये, और इसमें जो अंतराभिमुख कोण होते हैं ना, इनका योग होता है वो 180 हो जाता है। यानी 2 समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे, उनके अंतर कोण होते हैं ना, वो अंतराभिमुख कोण कहलाते हैं, उनका योग है 180 हो जाता है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, जो आपकी ये 3x है ना -20, ठीक है, प्लस है, और 2x - 10 है, तो ये दोनों अंतराभिमुख कोण हो गए, इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग होना चाहिए 180। आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगी 5x 3x और 2x 5x, और ये हो जाएगी -30, 5x - 30 बराबर 180। तो x बराबर, यानी आप कह सकते हैं 5x बराबर, ये उधर जाएगी तो 210, और x बराबर आ जाएगी 42 डिग्री, क्योंकि 210 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 10 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, ये कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स टाइम बी। इसमें करेक्ट वर्ब बतानी है आपको, ऑप्शन नंबर सी, इट्स टाइम बी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ये कह रहा है द थीव हेल्ड बैक द डिटेल ऑफ द रॉबरी, तो इसमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 110 है,
जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संगठन है जो राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा को प्रदान करता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके राज्य सीको से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यही, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका, हम देख पा रहे हैं 111 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल है वो शून्य हो जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो संवेग का नियत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 80 के निकटतम आबादी संख्या कौन सी होगी? तो 80 के निकटतम होगी ना, वो हो जाएगी 79 हो जाएगी, क्योंकि आबादी संख्या भी होती है जो एक और स्वयं का भाग जाए, तो इसमें से हो जाएगी 79 हो जाएगी, क्योंकि यही नज़दीक आबादी संख्या थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है आपको चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो, यानी प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। तो ये बताना है इसका आरडीएम का क्या होगा, इसका मतलब एक तरह से अंडरलाइन का आपको मीनिंग बताना है, इसका मतलब क्या है कहने का। तो इसका मतलब है, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है कि रुधिर में उपस्थित प्रति स्कंदक जो कि प्रोथ्रम्बिन के सक्रियण को रोकता है, यानी सक्रियण को रोकता है, यानी आप ये कह सकते हैं रक्त के थक्का बनाने के लिए आप है, इसमें हमारे रक्त में पाई जाती है हेपेरिन, जो रक्त का थक्का बनने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि रेखिक कोण युग्म के रेखिक युग्म के कोणों का योग है वो 180 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 116 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, ग्राफ के द्वारा होगी, ठीक है। जो आप पढ़ते होंगे कोटीय भुज, और जिसमें हम कोटि भुज के रूप में जो भी हम ग्राफ चित्र बनाते थे, जैसे कि 2, 3 या -3 प्लस के 4, इस प्रकार हम जो 4 चतुर्थांश होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि उसमें जो आपके वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने के लिए हम किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, तो वो ग्राफ के द्वारा सबसे बेस्ट रहेगा। पर जादू की लैंडर कोई मतलब नहीं है कि बुलेटिन बोर्ड का, इसमें तो न्यूज़ वगैरह संबंधित हम नोटिस चिपकाते हैं, बाकी लिखवा होना ये भाषा से संबंधित हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी कक्षा कुछ विद्यार्थी का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम अपनी जो भी टीचिंग मेथड है उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे धार्मिक स्थान ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी सामाजिक परिस्थिति के मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो धार्मिक स्थान ज़्यादा करते हैं। इसमें से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना था, यानी सही विकल्प कौन सा है। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, हम कहेंगे जो आपका मानक संबंधित मूल्यांकन होता है ना, वो निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसे ऐसे बोलते हैं, सुमेलेटिव असेसमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एफ भी होता है, वो दौरान होता है, के दौरान, ये होता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कच्चा कच्चे में प्रदर्शित करते हैं, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? ये कह रहा है चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर, तो इसे फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं या प्लानर बोर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 121 नंबर, ये कह रहा है 121 नंबर क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसे निम्न में से किस गुण का अभाव पाया जाएगा? तो हम कहेंगे उसमें विभेदकारता नहीं बची, जिससे कि स्टूडेंट में विभेद कर पाए कि कौन होशियार है कौन कमजोर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 122 नंबर है, ये कह रहा है कि स्पीच मस्ट प्रोसीड, पढ़ सकते हैं रीडिंग और राइटिंग। हालांकि देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए ग्राही कौशल कौन से होते हैं, तो ग्राही का मतलब होता है जिसे में हम सुन सकते हैं, एड आएगा, और तो ग्राही में आते हैं, ग्राही में आ जाएंगे आपके एक तो सुनना और पढ़ना यानी रीडिंग, ये 2 आते हैं। और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में हम देखते हैं जिन 2 कौशलों की बात की जाती है, तो वो की जाती है आपकी एक तो बोलना और राइटिंग, ये दोनों आप प्रोडक्ट कह सकते हैं आपके उत्पाद के रूप में आते हैं, ये ग्राही के रूप में। विद्यार्थी का अध्ययन कि कमजोर चित्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक होगा? तो वो निदानात्मक होगा, इसमें है क्या, निदानात्मक परीक्षण होगा, इन बच्चों की कमियों को जानना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? यानी प्रकरण कौन सा है, परिचर्चा विधि के द्वारा पढ़ाने वाला कौन सा उपयुक्त नहीं होगा?
आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो सौरमंडल नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। भारत की विदेश नीति के बारे में, आधुनिक भारत में जीना और यूएनओ एवं विश्व शांति। बाकी है सौरमंडल है वो प्रकरण है, वो परिचय विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेक्रोली विधि कौन सी विधि विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? डेक्रोली विधि है वो किस प्रकार के स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है या प्रयोग में लाई जाती है? तो ओवरऑल हम देखें तो हम कहेंगे जो मानसिक विकार और मंदबुद्धि बालकों के लिए ये उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगर पूछा है, ये कह रहा है कि यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधे नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो हम कहेंगे वो गाइड और इंस्ट्रक्टर होगा, यानी आप कह सकते हैं मार्गदर्शक और अनुदेशक के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेट बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो उसे बोलते हैं सैंड पेपर, यानी जिसे रेगमाल कागज बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, जो इंग्लिश की टीचिंग मेथड थी वहाँ से पूछा गया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ग्रामर के थे, बाकी 4 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से थे। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो हम कहेंगे ऐसी कौन सी मेथड है जो आपकी सेकेंडरी स्टेज के रूप में, यानी निम्न सेकेंडरी स्टेज के रूप में उपयोग की जाती है? तो वो होती है बाइलिंगुअल मेथड, यानी जिसे द्विभाषी मेथड बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम CLT बोलते हैं, एक कह सकते हैं किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी CLT मेथड? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट, ये बच्चों में ये कैसा एक तरह से क्रिएटिव स्किल डेवलप करेगी CLT मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कि एक परीक्षक में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन का प्रयोग करता है या अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तरों की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन किस विधि का उपयोग किया गया है? तो आप इन्हें देखेंगे तो ये बिंदु विधि का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके RSSB द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो होगा 131 नंबर। ये कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना तो ये कह रहा था विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण और एवं अधिगम में खोज उपागम, और जब भी खोज उपागम के का लोकप्रिय बनाने की बात आए तो वो जेनरल रूलर से संबंधित होगा। ठीक है, खोज उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में कौन सा सही नहीं है वो चूज करनी है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर इसकी इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार, करेक्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो आप कह सकते हैं, आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा एक बार। ये कहेंगे कि जो आपका रचनावाद में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि इसमें तो बच्चे को ज्ञान के निर्माण के लिए ही दिया जाता है ना, कुछ भी चीज़ दी जाती है। खोज आपकी जो रचनावाद है इसका मतलब यही होता है कि बच्चे को ऐसी समस्या दी जाए वो खुद ज्ञान का निर्माण करें। तो ऑप्शन नंबर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणाम को सीधे विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। और बाकी सभी सही कथन है, 1 नंबर, C नंबर, D ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 133 नंबर के वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है, यानी वाचन विश्लेषण की विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ध्वनि साम विधि है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, यानी ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्रव्य सामग्री नहीं है, इसमें से ग्रामोफोन है, रेडियोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, एपिडाइस्कोप है ना, ये तो चित्र विस्तारक यंत्र होते हैं, यानी ये कह सकते हैं देखने से संबंधित होते हैं, ना कि ये सुनने से। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका है 135 नंबर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट। एक क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं ना, इनमें ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से क्राइटेरियन टेस्ट नहीं है, जैसे एप्रोप्रिएटनेस, ब्रेविटी, इफेक्टिवनेस या प्रैक्टिकेबिलिटी। तो इनमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, यानी जो आपका ब्रेविटी
टेस्ट होता है वो आपका क्राइटेरियन टेस्ट में नहीं आएगा, यानी इनके अंतर्गत नहीं चूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटी या बैटरी प्रदर्शन का परीक्षण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटी या बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो भाटी या बैटरी परीक्षण उसमें पैटर्न ड्राइविंग परीक्षण किया जाता है, अलेक्जेंडर पास परीक्षण भी इसमें आता है, चित्र निर्माण परीक्षण भी आता है, लेकिन वस्तु समनुक्रम परीक्षण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि हृदय ध्यान की कमी से पीड़ित वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है तो समायोजन का चित्र होगा, जिसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। यह विद्यमान ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यारोप करती है, तो इसका मतलब हुआ रिग्रेशन प्रतिगमन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जन्म के समय वह नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होता है, वो 40% होता है, तो ऑप्शन है तो 25% होगा। ये क्वेश्चन नया पूछा था और क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईईपी। आईईपी की पूर्ण नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम इसे कहेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, और ये किसने व्याख्या की थी, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके कैटल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141 है कौन सा जुड़ा गलत है, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, स्किनर ने चूहे पर किए थे, पावलर ने कबूतर पर थोड़ी किए थे, इसने तो शायद कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ठीक है कुत्ते, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, तो ऑप्शन नंबर डी से वो सॉरी सी से ही हो जाएगा, क्योंकि पावलर ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे ना कि कबूतर पे, तो ऑप्शन नंबर इसका 41 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यानी ये नया टॉपिक जोड़ा गया था इस रीट मेन एग्जाम में, इससे पहले ये प्री रीट में नहीं था। शैक्षिक मनोविज्ञान जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, तो आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर पहला है ये सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, ये बात सही है। ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी बात सही है। यह हमेशा सत्य की खोज पर रहता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक मीन्स यहाँ पर कह रहा है नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, नियामक विज्ञान नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 142 के बाद देखेंगे, अब 143 नंबर क्वेश्चन, अब 143 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्ति भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं, तो हम कहेंगे वंशानुक्रम वातावरण हो गए दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है और वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, वो कौन सी विकलांगता है उसके अंतर्गत, तो आप ओवरऑल देखेंगे तो छोटे बड़े अक्षरों में अंतर नहीं कर पा रही है और वर्तनी के रूप में परेशानी है उसे, यानी तो हम इसे क्या कहेंगे, इस डिसेबिलिटी को आप क्या, तो हम छोटे अक्षरों में भेद नहीं कर पा रही तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अगर यहाँ पर लेखनी से संबंधित है तो वो आपकी डिस्ग्राफिया हो जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं गणती गणनाओं से संबंधित होती तब हम डिस्कैलकुलिया कहते, और बोलने से संबंधित होती डिस्पेजिया कहते, डिस्टोपिया ये पता नहीं हमें, लेकिन इसका राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं, ये स्टेटमेंट है संबंधित आपके गार्डन मर्फी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है जो पूछा गया है कि लुमी इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो लुमी यानी LUMI ये कह सकते हैं कंप्यूटर का उदाहरण है, ये किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 147 नंबर, ये कह रहा है कि MS वर्ड कंट्रोल प्लस इक्वल की उपयोग किया जाता है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, आप अगर ऐसा करेंगे ना तो ये MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल ये चिन्ह लगाते ही वक्त आपको क्या दिखाई देगा, सब स्क्रिप्ट के लिए होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए, यानी सब स्क्रिप्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेडियो तरंग प्लेनदा बैंक से संचारण के लिए होती है। हम जब भी रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो ये बेतार होती है, बेतार में से वायरलेस तरंगों की बात की जाती है, यानी रेडियो तरंगें हैं वो आपकी वायरलेस संचार के लिए उदाहरण में आती हैं, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है पुस्तकालय को डिजिटल के रूप में रखा जाता है तो ऑटो बुक कीपिंग के ऑनलाइन पुस्तकालय और वो सॉरी ऑफलाइन पुस्तकालय ठीक है हो सकता है, और डिजिटल बुक रिकॉर्ड हो सकता है डिजिटल, यानी ये मोस्टली सभी ऑप्शन सही थे, ये क्वेश्चन अभी डिलीट किया गया था। ठीक है, इस प्रकार हमने जो अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो 150 क्वेश्चन किसके किए हैं, ये आपकी जो आपकी रीट मेन एग्जाम हुई थी, ये हुई थी आपकी रीट मेन एग्जाम हुई थी आपके 25 फरवरी 2023 को, ये आपकी मेन एग्जाम थी जिसके आधार पर सिलेक्शन हुआ। इससे पहले जो हुई हैं वो रीट पात्रता हुई हैं, हालांकि उनसे भी एग्ज़ाम जैसे 2022 की बात करें तो जो पात्रता हुई है लास्ट बार, इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे उसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था। तो